हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू टेक्स्ट बुक जैप का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है माधव अरोड़ा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज एक नई सीरीज में। वी एट टेक्स्ट बुक वी हैव टेकन अप अ न्यू इनिशिएटिव जिसमें हम आपके साथ बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू ऑल द जैब एग्जाम टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। एज यू नो दैट आई टेक योर पीपीबी, तो पीपीबी में आई हैव स्टार्टेड विद मॉड्यूल ए, और मॉड्यूल ए का भी पहले यूनिट के साथ आज के मैं इस सेशन को, आज की सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा what are the requirements need to be fulfilled so that a financial institute can be termed as a bank। उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो डेली कैप्सूल्स सीरीज है, इसमें आपको रोज एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो हम बहुत कम रखेंगे, 10 to 15 मिनट, सो दैट जैसे ही आप अपने बैंक से वापस आए या वाइल ट्रैवलिंग टू योर बैंक, आप इस वीडियो को देख पाए और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर पाए बिफोर योर एग्जामिनेशन। ठीक है जी। तो आइए जरा बिना किसी देरी के आज की शुरुआत करते हैं सेशन की। लेकिन उससे पहले अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस पीडीएफ को, और अपडेट्स अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग our day-to-day classes, do join our telegram channel। कोड स्कैन कर लीजिए या फिर @टेक्स्टबुक बैंकिंग प्रोफेशनल्स इज द हैंडल, वहां जाइए, ज्वाइन कीजिए एंड एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। सबसे पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स टू बी कॉल्ड एज अ बैंक। जब भी कभी हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बैंक टर्म देते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि ये जो वर्ड बैंक है ना, it is not legally defined or it is not legally set only and only with respect to financial institutes। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर ऐसा होता कि बैंक का मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही है, तो फिर हम ब्लड बैंक वर्ड यूज ना करते, हम फूड बैंक वर्ड यूज ना करते, या फिर हम रिवर बैंक वर्ड भी यूज ना करते। रादर ये जो वर्ड है बैंक, बैंक एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी जगह है जहां पर पहले रिसोर्सेस को कलेक्ट किया जाता है, और उसी कलेक्ट की गई रिसोर्सेस को एज पर द रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर चाहे आप इस एग्जाम्पल को फूड के साथ लिंक कर लो, ब्लड के साथ लिंक कर लो, रिवर बैंक के साथ लिंक कर लो, हर जगह ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। अब अगर कोई कंपनी बैंक बनाना चाहती है तो ऑब्वियसली वी नो दैट आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, एंड अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये बहुत क्लियरली मेंशन किया गया कि अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इफ इट वांट्स टू ऑपरेट एज अ बैंक, द लाइसेंस विल बी गिवन बाय आरबीआई। अब किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बैंक का टाइटल दिया जाएगा सर, दैट विल डिपेंड ऑन दी डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन रिटन है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंक वर्ड तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन एक टर्म डिफाइंड है, दैट इज बैंकिंग। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स दे परफॉर्म the banking operations, they fulfill the banking conditions, they can be termed as bank by RBI। और RBI जब बनाया गया था उस समय RBI do not had this power of regulation, monitoring, inspection, लेकिन later on आफ्टर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आरबीआई को ये पावर्स दी गई, और आज की डेट में अगर कोई भी बैंक इंडिया में सेटअप होगा तो लाइसेंस जो है, वो अप्रूवल जो है, दैट विल कम फ्रॉम आरबीआई। तो सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बैंक को डिफाइन नहीं करता, इट डिफाइंस बैंकिंग। सो बैंकिंग एक ऐसा ऑपरेशन है इन विच you are accepting for the purpose of lending or investment, you are accepting funds, you are accepting deposits फ्रॉम द पब्लिक। और वो आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि सर आप उसे आगे लोन पर देंगे या इन्वेस्ट करेंगे इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। और ये जो आपका डिपॉजिट है, इट विल बी रीपेबल ऑन डिमांड। हो सकता है कि आप अपनी डिमांड पे इस डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकें, फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल करंट अकाउंट। लेकिन उसके साथ साथ टर्म डिपॉजिट्स भी अलाउड है, जहां पे टाइम पीरियड ऑफ विड्रॉल प्री डिफाइन किया जाता है। और ये जो विड्रॉल्स है, दैट कैन बी डन ईदर बाय अप्रोचिंग द बैंक। आप बैंक में जाएं, डायरेक्टली अप्रोच करके अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, चेक की मदद से, ड्राफ्ट की मदद से, या फिर जो आज की डेट में हमारे पास अदर इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक प्लास्टिक करेंसी, एटीएम, डेबिट कार्ड, उसकी मदद से भी अपने फंड्स को, अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो बैंकर टर्म है या बैंकिंग टर्म है, इट कम्स फ्रॉम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और जो इंस्टीट्यूट इस बैंकिंग ऑपरेशंस को, इस बैंकिंग क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है, एंड द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज एज सेट बाय आरबीआई, तब जाकर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बैंक का टाइटल दिया जाता है। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, वो पॉइंट है रिलेटेड टू शेड्यूल बैंक।
ये जो वर्ड है व्हाट इज शेड्यूल बैंक, सर शेड्यूल बैंक का मतलब वो बैंक जो कि इंक्लूडेड है अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और शेड्यूल बैंक उस बैंक को कहा जाता है जो कुछ कंडीशंस फुलफिल करे। पहली कंडीशन है कि बैंक शुड बी अ कंपनी और अ कॉर्पोरेट कंपनी, कॉर्पोरेट और मे बी अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। दैट मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन को you are seeking a license to operate as a bank, then you should be registered either as a company or a cooperative society। लेकिन अगर आप registered है as a firm, then you won't be given the banking license as under the category of scheduled bank। सेकंड, अगर हम बात करें उस बैंक का जो मिनिमम डिपॉजिट वर्ड भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, कहीं कहीं ये जो डिपॉजिट के साथ साथ मिनिमम रिजर्व्स वर्ड भी यूज किया जाता है, मिनिमम कैपिटल वर्ड भी यूज किया जाता है, दैट शुड बी 5 लाख रुपीज। और तीसरी कंडीशन है बैंक शुड फुलफिल द आरबीआई नॉर्म्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द पब्लिक। अगर आप इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं देन ओनली यू गेट द लाइसेंस और देन ओनली यू गेट द टर्मिनोलॉजी विद यू दैट यू आर अ शेड्यूल बैंक। तो इंडिया में शेड्यूल बैंक्स भी हैं, नॉन शेड्यूल बैंक्स भी हैं, लेकिन जिन बैंक्स को आप जानते हैं, आपने सुना, आपने पढ़ा है, वो सारे के सारे बैंक्स कौन से बैंक्स हैं? दैट आर दी शेड्यूल बैंक्स। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन ये है कि सर अगर मुझे एक शेड्यूल बैंक को डिफाइन करना, तो उसमें आपने जो पहला पॉइंट बताया दैट इज क्लियर। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट काफी ज्यादा ट्रिकी, आई जस्ट रिमूव माई इमेज ताकि आप देख पाए। दूसरे पॉइंट में ना जब आप चेक करेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, लेकिन इफ आई गो विद द आरबीआई वेबसाइट डेफिनेशन तो इट सेज दैट बैंक का जो पेड अप कैपिटल है और बैंक के जो रिजर्व्स है दैट शुड बी एटलीस्ट 5 लाख रुपीज। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है दैट बैंक हैव अ पेड अप कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 5 लाख रुपीज, देन in that particular case bank can be included under the category of schedule bank। तो अब ये याद रखिएगा पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है। सर पेड अप कैपिटल वर्ड यूज कर लो या रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो पेड अप कैपिटल का मतलब है बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया बाय द शेयर होल्डर्स टू स्टार्ट रनिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बैंक। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये तो काफी कम है, बिल्कुल ये बहुत कम है। अगर मैं आज के सिनेरियो में बात करूं, इफ यू आर सीकिंग अ लाइसेंस फॉर यूनिवर्सल बैंक, तो उस केस में एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज 1000 करोड़। दैट मीन्स यू शुड इन्वेस्ट 1000 करोड़ in order to start your operation, and if you are investing 1000 crores to start your operation then only you will get the license as a scheduled bank under the universal banking category। अब essential criteria क्या है? पहला, बैंक जो है इट शुड एक्सेप्ट डिपॉजिट और वो डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही एक्सेप्ट करे, इसके अलावा कोई और पर्पस, कोई और क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस जो डिपॉजिट का है दैट विल बी फ्रॉम द पब्लिक, दैट मींस पब्लिक डीलिंग should be allowed, public should be allowed to deposit as well as withdraw the funds। Third is deposit should be done in the form of money alone। ऐसा नहीं कि आप किसी और फॉर्म ऑफ एसेट में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी काउंटेड इन द कैटेगरी ऑफ अ बैंक। फॉर बैंक यू शुड एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। तीसरा है यू शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी, जैसा कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया। मनी लेंडर्स वर्सेस बैंकर्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर एक होते हैं मनी लेंडर, दूसरे होते हैं बैंकर्स। अब क्वेश्चन है कि सर इन दोनों में, क्वेश्चन है कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाउ इज मनी लेंडर डिफरेंट फ्रॉम बैंक? क्योंकि काम तो वो भी वही कर रहे हैं जो कि एक बैंक कर रहा है, बट अगर इन्हें डिफरेंशिएट करने की बारी आएगी, जब इन्हें डिफरेंशिएट करने की कॉल होगी, तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट देम इन दैट पर्टिकुलर केस? आई वुड से मनी लेंडर की अगर मैं बात करूं तो मनी लेंडर्स जो ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड बैंकर्स। टिपिकली वो लेंड करते हैं मनी, और ये जो पैसा लेंड करते हैं वो अपना ही पैसा लेंड करते हैं टू दी पब्लिक, जहां पे उनकी सोल प्रॉपर्टरशिप होगी या फिर पार्टनरशिप के साथ वो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया होगा। लेकिन बैंक के केस में वो पैसा जो लेंड किया जाता है वो एक्चुअल में पब्लिक का डिपॉजिट है। तो ये जो मनी लेंडर्स है दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड under the Companies Act or under the Banking Regulation Act, so they fall outside the definition of a bank that has been clearly mentioned in the past। बहुत सारे केसेस भी हुए जिनमें जब वर्डिक्ट आया तो उसमें ये डेफिनेशन बहुत क्लियरली दी गई। अगला पॉइंट आता है कि सर बैंक जो है इट मस्ट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स। तो बैंक को ये दोनों काम साइमल्टेनियसली करना है। एक तरफ बैंक को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना फ्रॉम द पब्लिक, उसी डिपॉजिट को बैंक को लोन पे देना है या इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल है महालक्ष्मी बैंक लिमिटेड का केस था वर्सेस द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी।
तो a company that only gave loan to the public but did not accept public deposit will not be termed as a banking company, will not be treated as a bank, will not be eligible to be called as a bank as per Banking Regulation Act 1949. अगला पॉइंट है रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। तो आपका जो डिपॉजिट है यू शुड बी कैपेबल इनफ टू रीपे योर डिपॉजिट्स ऑन डिमांड, चाहे कोई आपके पास चलकर आ जाए या चेक की मदद से या फिर प्लास्टिक करेंसी की मदद से, अगर वो पैसा विड्रॉ करना चाहता है दैट शुड बी अलाउड, स्पेशली इन केस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। और अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे देन यू वोंट बी एलिजिबल टू बी टर्म्ड एज अ बैंक। लास्ट इज यू शुड अलाउ द विड्रॉल्स बाय चेक्स, ड्राफ्ट्स एंड द अदर प्लास्टिक करेंसीज एंड द अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अवेलेबल, जिसकी मदद से कस्टमर ना सिर्फ पैसा कैश के फॉर्म में विड्रॉ कर सके बट इवन कस्टमर को अलाउ किया जाता है टू मेक दी पेमेंट्स, टू ट्रांसफर दी फंड्स फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू द बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट। अब अदर परमिटेड एक्टिविटीज ऑफ अ बैंक क्या है? सो बैंक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन सारी इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्काउंट करने की कैपेबिलिटी, पावर दी जाती है अंडर द सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और इन एक्टिविटीज को वी कॉल इट एज एंसिलरी सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अगला है कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पर चेक्स को एक्सेप्ट करेगा, बिल्स को एक्सेप्ट करेगा और उनके अगेंस्ट जो भी प्रोसीजर या जो भी रिक्वेस्ट है कस्टमर की वो परफॉर्म करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है रेमिटेंस ऑफ फंड्स, जिसमें इशूइंग ऑफ ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स, आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सारे की सारी सर्विसेज यू हैव टू प्रोवाइड। सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल और डॉक्यूमेंट्स फॉर द कस्टमर। तो कस्टमर के वैल्यूएबल्स को सेफली बैंक अपने पास डिपॉजिट करता है और इससे भी बैंक को पैसा तो मिलता ही है बिकॉज वी पे the rent for the locker. So these are the services which are not only provided for the ease of the public operations, but it is also important for a bank because it's an important source of revenue for the bank. प्रोवाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अगर आपको इंडिया से बाहर मूव करना है यू कैन बाय और सेल द फॉरेन करेंसी, यू कैन इवन आस्क योर बैंक टू इशू द ट्रैवलर चेक। ट्रैवल चेक क्या है वो आने वाले दिनों में बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कंडक्टिंग गवर्नमेंट बिजनेस, तो बैंक कैन एक्ट एज एन एजेंट, bank can act as an agent of government departments, government authorities, और उनके behalf पर बैंक can collect the taxes, bank can pay the pension, bank can collect the fees, bank can collect the bills. These all operations are performed by the bank, और ये जो services हैं against these services bank earn return against the service providing facility. For example, अगर आप pension facility provide कर रहे हैं in and out पूरी, तो 80 रुपीज पर ट्रांजेक्शन तक का सर्विस बेनिफिट दिया जाता है, सर्विस चार्जेस प्रोवाइड किए जाते हैं टू दी बैंक। लेकिन कौन सा बैंक एजेंट बैंक बनेगा, किस ऑर्गेनाइजेशन का, इन दैट एंटायर प्रोसेस आरबीआई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन बैंक जो है दे इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, दे इशू बैंक गारंटीज। तो अगर मैं बैंक गारंटीज की बात करूं, दे आर द नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट, जिसमें आपने लोन तो नहीं दिया लेकिन आप लायबल हो गए कि अगर फ्यूचर में आपके कस्टमर ने पैसा वापस नहीं दिया देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, बिकॉज इस केस में यू आर गिविंग द गारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ योर कस्टमर। अब इतनी ये जो हमने अभी तक बातें की, ये जो सर्विसेज है एंसिलरी सर्विसेज, ये ट्रेडिशनल सर्विसेज है जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है। ये बेसिक सर्विसेज है, अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप बैंक नहीं कहलाएंगे। और ये बेसिक कंडीशंस है पेड अप कैपिटल वाली, इसको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स शुड बी एटलीस्ट 5 लाख रुपीज, तब जाकर यू विल बी टर्म्ड एज और यू विल बी गिवन अ टाइटल ऑफ शेड्यूल बैंक। आखिरी में आज की डेट में कहानी बहुत बदल गई है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी, और टेक्नोलॉजी की वजह से अब बैंक्स और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डे एंड आउट। वो कौन कौन सी है? सब पहली सर्विस है वेल्थ मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। तो बैंक आपके वेल्थ को मैनेज करता है, इवन आपको इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस देता है, कहाँ करो कैसे करो। प्रोजेक्ट अप्रेजल्स करता है बैंक, फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज करता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब कि मुझे एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये पैसा मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, तो मैंने बैंक को कहा यार मेरे लिए अप्रेजल कर दो। बैंक ने चेक किया, बैंक ने कहा बिल्कुल सर फिजिबल है, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी वायलेबिलिटी है, अच्छा रिटर्न देगा, गो एंड इन्वेस्ट।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज को बैंक अपने कस्टमर्स को इशू करता है, अगेन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग सर्विस रिटर्न्स। एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी सर्विसेज सच एज मैनेजिंग विल्स एंड एक्टिंग एज ट्रस्टी फॉर ट्रस्ट, तो ये काम भी बैंक द्वारा किया जाता है। बैंक ऑल्सो collect the government dues, for example acting as an agent for tax payment, for bill payment। फ्रैंकिंग ऑफ स्टैम्प पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स, बैंक एक ऑथोराइज्ड स्टैम्पर भी बन जाता है जहां पे बैंक स्टैम्प पेपर, स्टैम्प ड्यूटी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है दैट कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बैंक इटसेल्फ। इसके साथ साथ सिक्योरिटी ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज सर्विसेज भी आजकल बैंक देता है, इसीलिए तो बैंक आपको डीमैट अकाउंट ऑफर करता है, बिकॉज बैंक इज नॉट लेस देन अ ब्रोकर फॉर यू विच प्रोवाइड्स यू विद द डीमैट, दैट इज डीमैटेरियलाइज अकाउंट सर्विसेज। बैंक आपको फैक्टरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फैक्टरिंग का मतलब होता है, अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो फाइनेंसिंग द इनवॉइस और फाइनेंसिंग द बिल, है ना, फाइनेंसिंग द बिल, फाइनेंसिंग द इनवॉइस, फाइनेंसिंग द रिसीवेबल्स अगेंस्ट फिक्स्ड कमीशन, दैट इज फैक्टरिंग। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग मींस इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स और न्यू वेंचर्स जो कि बैंक डायरेक्टली ना कर अपने सब्सिडीज के थ्रू करता है। और इवन एज वी डिस्कस डीमैट सर्विसेज, दैट मींस इट इज एक्टिंग एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जिसकी मदद से विच कैन हेल्प द कस्टमर्स टू होल्ड देयर सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये सारी सर्विसेज आज की डेट में बैंक प्रोवाइड करता है और इन्हीं सर्विसेज से बैंक का मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट भी रिकॉर्ड किया जाता है। ऑब्वियसली बैंक के पास निम तो है ही, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बट नेट इंटरेस्ट मार्जिन के साथ साथ ये जो एंसिलरी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है डायरेक्टली टू द कस्टमर, इनडायरेक्टली टू द कस्टमर, दोनों ही केसेस में रिसीविंग द सर्विस चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर और फ्रॉम द अदर ऑपरेटर्स, उन केसेस में जो बैंक के बेनिफिट्स हैं दैट बिकम द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप सभी टॉपिक्स को इससे भी ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं देन वी हैव स्टार्टेड विद आवर जैप May 2026 कोर्स एंड आई विल बी टेकिंग योर पीपीबी। तो अगर आप चाहें तो उस कोर्स को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ दिस कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। So that will be all, guys. We'll catch you in the upcoming sessions to go. Good luck. God bless you all. See you soon. Bye bye. Take care.